काली गरीब बहू पर बारिश का कहर। अन्नू, पूजा और गीतू गरीब बच्चियां जैसे ही बस्ता लेकर स्कूल जाने के लिए निकलती हैं तभी मूसलाधार बारिश होने लगती है। गीतू दीदी देखो ना, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, अब हम स्कूल कैसे जाएंगे? पूजा, अन्नू चलो घर के अंदर चलते हैं, जब बारिश रुक जाएगी तब स्कूल चलेंगे। जैसे ही तीनों बच्चियां घर के अंदर आती हैं तो उनकी गरीब माँ कविता कहती है, अरे गीतू, पूजा, अन्नू तुम स्कूल नहीं गई? माँ, हम स्कूल कैसे जाएं? बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, रोज रोज हम भीगकर स्कूल में जाते हैं। कल जब हम बारिश में भीगकर स्कूल गए थे तो मास्टर जी ने हमें भगा दिया। कविता अपनी तीनों बेटियों को खूब पढ़ाना लिखाना चाहती थी। अपनी बेटियों के पेट पालने और उन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए वो जहरीले गैस के कारखाने में काम करती थी। मगर उस गरीब बहू का दुख केवल इतना ही नहीं था, उसकी सास पद्मा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, जिसका कारण था कविता का काला रंग। माँ जी, मैंने खाना बना दिया है, मैं काम पर जा रही हूँ। अरे काम तो बस एक बहाना है, सब जानती हूँ मैं। कारखाने में कितने यार बना रखे हैं तूने। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं एक विधवा हूँ, भगवान के लिए मुझ पर ऐसा लांछन तो मत लगाइए। बंद कर ये झूठ मूठ करो ना, तेरे नासुओं को देखकर पद्मा का दिल नहीं पिघलने वाला। मेरे घर में तुझ काली कलूटी के कदम क्या पड़े? तूने मेरे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। अरे बेटे को खा गई। अगर आज मेरा बेटा जिंदा होता तो मुझे इस टूटी फूटी झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहना पड़ता। उस लाचार काली बहू के लिए कोई भी दिन ऐसा खाली नहीं जाता था जब पद्मा उसे खरी खोटी नहीं सुनाती थी। गुजरते वक्त के साथ अब बारिश का महीना जो है वो शुरू हो जाता है। ऐसे में कविता से उसका रोजगार भी छीन जाता है जब कारखाने का मालिक उसे काम से निकाल देता है। ऐसा मत कीजिए सेठ जी, मेरे घर में मेरे सिवा कमाने वाला और कोई भी नहीं। भगवान के लिए मुझ गरीब लाचार के पेट पर लात मत मारिए। मैंने तेरे परिवार का ठेका नहीं ले रखा, ये रहा तेरे महीने भर का हिसाब। इस महीने तू 15 से 20 दिनों तक लेट आई है, इसीलिए ये 10 दिन की पगार ले। कारखाने का मालिक कविता को 2000 रुपए देकर वहाँ से भगा देता है। कविता की आंखों में भरे आंसू बहते जा रहे थे। मैंने पूरे महीने खून पसीना बहाकर काम किया था, उसके बदले में बस ये 2000 रुपए। इससे माँ जी की दवाइयाँ खरीदूं या घर का दाना पानी चलाऊं। अचानक जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। बारिश शुरू हो गई, मुझे कहीं छिपना होगा। तभी कविता एक चाय की टपरी देखकर बारिश से बचने के लिए वहाँ चली आती है। तभी दुकानदार कहता है, अरे ओ फटीचर औरत, यहाँ कहाँ चली आई? चल भाग यहाँ से। चली जाऊंगी भैया, बारिश थम जाने दो। तेरा काला रंग देखकर कोई भी चाय पीने नहीं आएगा, चल भाग यहाँ से। गरीब कविता के लाख गिड़गिड़ाने पर भी वो चाय वाला उसे वहाँ से भगा देता है। कविता भरी हुई आंखों के साथ बरसात में भीगते हुए घर चली आती है, जहाँ बरसात के कारण घर के छत जगह जगह से टपक रही होती है। आ गई मेरी काली बहू। मैं तो ये सोचकर खुश हो रही थी कि बरसात की बिजली तेरे काले शरीर पर गिर गई होगी। खैर छोड़ो। माँ, हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है। बच्चों, सारे पैसे दादी माँ की दवाइयाँ लाने में खर्च हो गए, इसीलिए मैं थोड़ा सा चावल ही ला पाई हूँ। कोई बात नहीं माँ, आप गीले चावल बना दो, हम वही खा लेंगे। कविता जल्दी से घर के कोने में चूल्हा ले जाकर खाना बनाने लगती है तो वहीं धीरे धीरे बरसात की उफान भी बढ़ती जाती है और तेज तूफानी हवा भी चलने लगती है, जिससे घर की कच्ची छत टूटकर घर में गिर जाती है, जिसका एक टुकड़ा पूजा के सिर पर गिर जाता है और उसके सर से खून बहने लगता है। माँ, बहुत दर्द हो रहा है। माँ देखो ना, पूजा के सर में चोट लग गई है। कविता जल्दी से अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर पूजा के सर में बांध देती है। तभी अचानक बारिश के कारण घर की कच्ची दीवार की मिट्टी ढहने लगती है और बरसात का पानी गलियों में भरकर उस गरीब काली बहू के घर में घुसने लगता है, जिसे देखकर कविता की तीनों बेटियां बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं और रोने लगती हैं। माँ, अब क्या होगा? बारिश का पानी तो हमारे घरों में घुस आया, हम सभी इस बारिश में डूबकर मर जाएंगे। माँ, क्या हम सभी भी बाबूजी के पास जाने वाले हैं? नहीं मेरी बच्चियों, तुम्हारी माँ तुम तीनों को कुछ नहीं होने देगी। ये घर किसी भी वक्त गिर सकता है, हमें यहाँ से निकलना होगा। माँ जी चलिए। फिर कविता अपनी तीनों बेटी और अपनी सास के साथ जैसे ही घर से निकलती है तभी पूरा घर ढहकर मलबे में बदल जाता है और दरवाजा छिटक कर काली गरीब बहू और उसके सास के पैरों पर गिर जाता है। ये राम, मेरे पैर, बहू मुझे बचा। घबराइए मत माँ जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। कविता जैसे तैसे अपनी सास पद्मा के पैर को दरवाजे की चपेट से बाहर निकाल लेती है, मगर पद्मा दर्द के मारे चल फिर पाने में असमर्थ हो जाती है। तो वहीं दरवाजे के सरिये से गरीब काली बहू के पैर में गहरा जख्म लगता है। बावजूद इसके अपने जख्म की परवाह ना करते हुए अपनी सास को पीठ पर लाद कर अपनी बेटियों का हाथ पकड़कर बरसात के कहर का सामना करते हुए वो आगे बढ़ती है।
ये बरसात का पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। मुझे जल्दी से जल्दी अपनी बेटियों को एक सुरक्षित जगह पर लेकर जाना होगा। धीरे धीरे बरसात का उफान तीनों बच्चियों के गले तक आ जाता है। तभी पूजा बरसात के बहाव में डूबने लगती है। माँ मुझे बचाओ, माँ मैं डूब रही हूँ। पूजा डरो मत, हमारा हाथ मत छोड़ना। अचानक पूजा का हाथ छूटकर उनसे अलग हो जाता है और बरसात का कहर मासूम पूजा को बाढ़ में बहा ले जाता है। पूजा मेरी बच्ची। लगातार कई घंटे बरसात में भीगने के कारण ठंड से कविता और उसकी बेटियां ठिठुरने लगती हैं। तभी उन्हें एक पाइपलाइन नजर आती है। माँ वो देखो, वहाँ एक पाइपलाइन है, चलो वहीं चलते हैं, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सभी बरसात के बाढ़ के उस कहर में कतार में लगकर उस पाइपलाइन के अंदर जाकर छुप जाते हैं, मगर उस काली बहू का कलेजा अपनी बेटी पूजा के लिए कचोट रहा था, जिसे बरसात का कहर निगल गया था। माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरी बच्ची, इस वक्त तेरी गरीब लाचार माँ के पास तुझे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऊपर वाले, ये कैसा न्याय है? क्या तुझे हम गरीबों पर जरा भी तरस नहीं आती? सारे मौसम की मार हम गरीबों को ही क्यों झेलनी पड़ती है? मैं अपनी बेटी पूजा को पहले ही खो चुकी हूँ। मेरे इस बचे हुए परिवार को इस बरसात के कहर से बचा ले। कविता की दुखी मन की व्यथा सीधे ऊपर वाले के घर जा पहुंची थी कि अचानक नाव में सवार रेस्क्यू टीम उस पाइपलाइन के पास आती है और उन सभी को बाढ़ के उस जगह से बचाकर सुरक्षित शिविरों तक पहुंचाया जाता है, जहां टीम के कुछ लोग उन्हें खाने पीने को देते हैं। तभी पद्मा अपनी करनी पर पछताते हुए कहती है, कविता बहू, मुझे माफ कर दे। मैं हमेशा तुझे दुत्कारती रही और तेरी लाचारी को समझने के बजाय तुझ पर लांछन लगाती रही, मगर आज मैंने मौत के खौफ को बेहद करीब से देखा है और तुझे मुझ पापिन को बचाने के लिए अपनी बेटी को खोते देखा। अचानक हाथों में बिस्किट का पैकेट लिए हुए एक बच्ची उनके पास आती है, जो और कोई नहीं बल्कि पूजा थी। पूजा को देखकर कविता फूट फूट कर रोने लगती है। पूजा मेरी बेटी, तू ठीक है? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझे तो लगा था मैंने तुझे खो दिया। बरसात का वो कहर कविता की जिंदगी में जंग बनकर आया था, जिसमें कविता ने हिम्मत नहीं हारी बल्कि आखिर तक लड़ती रही और जीत उसी की हुई। एक हफ्ते तक कविता अपने गरीब परिवार के साथ शिविर कैंप में रही और बरसात बंद होने के बाद सरकार की तरफ से मुआवजे के तौर पर गरीब लोगों को 10,000 रुपए का रकम दिया गया, जिससे कविता बरसात में एक चाय की टपरी चलाकर अपने परिवार का पेट पालने लगती है। किससे पूछकर? मैं पूछता हूँ, आखिर किससे पूछकर आपने मेरी शादी बिना मेरी मर्जी के उस काली कलूटी लड़की से तय कर दी? मैं ये शादी नहीं करूंगा। अरे मैं जुबान दे चुका हूँ, सुमन ही इस घर की बहू बनेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अजी आप ये क्या बोल रहे हो? आकाश बेटा, तुझे तेरी माँ की कसम, जिद छोड़ दे और कर ले ये शादी। आकाश अपने पिता हरगोविंद के फैसले के आगे हार मान जाता है और सुमन से शादी कर लेता है। इसलिए कि सुमन का रंग काला था, आकाश इस शादी से जरा भी खुश नहीं था। शादी की रात सुमन पूरा वक्त कमरे में अकेली बैठी हुई आकाश के आने का इंतजार करती रही। तभी सुबह होने पर आकाश कमरे में आया। आकाश, कल रात आप कहाँ चले गए थे? बताया भी नहीं। अच्छा, तो अब मुझे कहीं आने जाने के लिए तुझे बताना पड़ेगा। कान खोलकर सुन ले काली कलूटी, अपने काम से काम रख। मेरी बीवी बनने की जरूरत नहीं और मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं हो सकता। ये सुनकर काली बहू आंसू भरी आंखों के साथ कहती है, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने पूरे समाज के सामने मुझसे शादी करके मुझे अपनी पत्नी बनाया है। झूठी थी वो शादी, वो 7 फेरे, ये मंगलसूत्र और तेरी मांग का सिंदूर, सब कुछ, ये सब कुछ मेरे लिए बस एक झूठ है। आकाश के कहे इस कड़वे सच और उसके हाथों ठुकराए जाने के हादसे ने उस काली बहू को तोड़ कर रख दिया। सुमन फुट फुट कर रोती हुई खुद से सवाल करती रही, क्यों, आखिर क्यों ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? भगवान, इसलिए कि मैं काली हूँ? क्या मुझे जीने का, खुश रहने का, प्यार पाने का हक नहीं? आखिरकार थक हार कर बेचारी काली बहू ने इसे अपनी बुरी किस्मत समझकर हालातों से समझौता कर लिया। वहीं आकाश काम के सिलसिले में मुंबई चला आया, जहां उसकी मुलाकात मोना से एक मीटिंग कॉन्फ्रेंस में हुई। मोना का दूधिया गोरा रंग और मॉडर्न लुक देखकर आकाश मन ही मन कई तरह की ख्वाहिशें बुनने लगा। यार क्या मक्खन जैसी बॉडी है, ये बिल्कुल वैसी है जैसी बीवी मुझे चाहिए थी। बस जरा सी हाइट से मार खा गई, मगर ये मेरी देसी काली बीवी से तो लाख गुना सुंदर है। You are Akash, right? I am Mona. Mona Couturier. Akash, nice to meet you, ma'am. Aha, don't call me ma'am.
कॉल मी मोना। मोना से हुई कुछ ही देर की मुलाकात में आकाश के दिलो दिमाग से अपने शादीशुदा होने का ख्याल निकल गया और अगले कुछ दिनों में दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं, जिसके बाद आकाश बॉनी मोना से शादी करके घर ले आता है, जहां नर्मदा अपनी बॉनी बहू को देखकर कहती है, अरे आकाश बेटा, ये किसका खोया हुआ बच्चा घर उठा लाया है? ओह यू जस्ट शट अप। मैं क्या तुम्हें बच्ची दिखाई देती हूँ? आकाश बेबी, कौन है ये बॉडम बुढ़िया? माँ इससे मिलो, ये मोना है मेरी पत्नी। सामने खड़ी अपनी बॉनी सौतन को देखकर सुमन को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, नहीं ये नहीं हो सकता आकाश, आपने मुझे मेरी इस बॉनी सौतन के लिए धोखा दिया। हे यू टेमरिंडा, मैं बस हाइट से जरा सी छोटी हूँ, कम से कम तुम्हारी जितनी काली कलूटी नहीं। अरे मेरी 3 फुटिया सौतन, इतनी हाई हील्स पहन कर क्या तू खुद को 30 मार खा समझती है? एक बार ये हील्स तो उतार। ये सुनकर बॉनी सौतन घमंड दिखाते हुए कहती है, सच बोरिंग पीपल। आकाश डार्लिंग, हमारा कमरा कहाँ है? मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करना है, मुझे कमरे में ले चलो। हाँ चलो मोना। आकाश मोना को कमरे में लेकर चला जाता है। वहीं काली बहू सुमन फूट फूट कर रोती है। तभी उसका ससुर हरगोविंद कहता है, नहीं सुमन बहू, ये वक्त हार मानकर बैठने का नहीं है। तो आखिर और क्या करूं मैं बाबूजी? मैं अपने और आकाश जी के रिश्ते को बार बार मौका देती रही, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि एक ना एक दिन वो मुझे अपना लेंगे, मगर वो तो मेरी बॉनी सौतन ले आए। उन्होंने मेरी बॉनी सौतन को उसके छोटे कद के साथ तो अपना लिया, फिर क्यों मुझे मेरे काले रंग के लिए ठुकरा दिया? शायद मेरी किस्मत में खुशियां हैं ही नहीं। बहू, कभी कभी हमें अपने हिस्से और अपने हक की खुशियां छीननी पड़ती हैं, इसलिए ये लाचारी छोड़कर अपने हक के लिए लड़। ये सुनकर सुमन अपने आंसू पोंछकर अपने कमरे में जाती है, जहां मोना को मजे से बेड पर सोता हुआ देखकर वो उसे गोद में उठाकर जमीन पर पटक देती है। हाउ डेयर यू, ये क्या बदतमीजी है? यू ब्लडी ब्लैक बर्गर, तुमने मुझे नीचे गिराया। ओ ले 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 ले, मेरी बॉनी सौतन को गुस्सा आ रहा है? मैं तो डर गई। ये बेड मुझ जैसे लंबे लोगों के सोने के लिए बनाया गया है, तो फिर मैं कहां सोऊंगी? तुम सोना इस बेड के नीचे। हाउ मीन दैट, मैं इस 1.5 फुटिया जगह में नहीं सोने वाली। अरे तुम कौन सा खली हो, चुपचाप यहीं सो। सुमन को अपनी बॉनी सौतन के साथ ऐसा पेश आता देखकर आकाश गुस्से में काली बहू को एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसकी कलाई पकड़कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मोना के साथ ऐसा सलूक करने की? निकलो यहाँ से। आकाश सुमन को कमरे से निकाल देता है। अगली सुबह सुमन जब घर की सफाई कर रही होती तभी मोना वहां आ जाती है। इस कैपुचिनो ने कल रात मुझे बहुत परेशान किया था, उसका बदला तो लेना बनता है। ये कहकर बॉनी सौतन अपनी नुकीली सैंडल से बेचारी काली बहू की उंगलियों को कुचल देती है। माँ, मेरा हाथ, मेरा हाथ। क्या हुआ मेरी काली सौतन, दर्द हो रहा है? आइंदा मोना से सोच समझ कर पंगा लेना। अब जल्दी से मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ, और हाँ, गलती से अपना काला रंग कॉफी में मिलाकर मत ले आना। ये कहकर बॉनी सौतन जाकर ठाट से सोफे पर बैठ जाती है, जहाँ उसकी सास नर्मदा कहती है, क्या बात है मेरी बॉनी बहू, क्या मजा चखाया तूने इस कल्लो माई को? वैसे ये डायलॉग तुझ पर ही बना है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। मम्मी जी, आप मेरी तारीफ कर रही हैं या मुझे ताने मार रही हैं? अरे मैं तो बस तेरी तारीफ ही कर रही थी बहू। अरे ओ मेरी काली सौतन, जल्दी से कॉफी लेकर आ। अरे आ गया, ये लो मेरी बॉनी सौतन। ये क्या है, मैंने तुम्हें कॉफी बनाने को कहा था, चेहरे के साथ साथ तुम्हारे दिमाग में भी कालिक जम गई है क्या? मेरी बॉनी सौतन, तुम्हें कॉफी की नहीं बल्कि इस कॉम्प्लेन की जरूरत है। एक तो मैं तुम्हारे बारे में इतना सोच रही थी, मगर भलाई का तो जमाना ही नहीं। मैं सब समझती हूँ, तू मेरे नाटेपन का मजाक बना रही है, मैं तेरा गाल लाल कर दूंगी। ये कहकर बॉनी सौतन सुमन को मारने के लिए बहुत उछलती है, मगर उसके चेहरे पर पहुंच नहीं पाती, जिसे देखकर नर्मदा लोटपोट होकर हंसने लगती है। अरे रे मेरी बॉनी सौतन, क्यों अपना खून जला रही हो? पहले हाइट बढ़ाओ, वरना मुझे थप्पड़ मारने का ख्वाब ही रह जाएगा। ऐसे ही दिन बीतते हैं। काली बहू और बॉनी सौतन के बीच अनबन बनी रहती है। साथ ही हर दिन किसी न किसी बात पर उन दोनों के बीच नोकझोंक हो ही जाती थी। कभी बॉनी सौतन चालाकी दिखाते हुए सुमन को परेशान करने के लिए पूरे घर में गंदगी फैलाती, तो वहीं काली बहू बॉनी सौतन को घर से भगाने के लिए कई कोशिश करती। तभी एक दिन बॉनी सौतन चोरी छिपे काली बहू के बाथरूम में आ जाती है। इस काली सौतन ने मुझे इरिटेट करके रख दिया है। भले मेरा कद नाटा है, मगर दिमाग नासा से भी तेज है। जैसे ही आज ये
बाथरूम में नहाने आएगी, इस करंट की तारों में चिपकी रह जाएगी। ऐसा कहकर बॉनी सौतन वहां से चली जाती है, मगर सुमन की जगह आकाश बाथरूम में चला जाता है और बाथरूम के फर्श पर फैली बिजली की तार से उसे करंट लगता है। बचाओ बचाओ। ये तो आकाश है, मुझे आकाश को बचाना होगा, मगर कैसे? तभी अचानक बॉनी सौतन को साइड में रखा एक लकड़ी का डंडा दिखाई देता है, जिसे लेकर वो भागती हुई आकाश के पास आती है। आकाश, इसे पकड़ो, बाहर आ जाओ, हरी अप। तभी अचानक मोना का पैर फिसल जाता है और वो आकाश के साथ करंट के तारों में फंस जाती है। फिर सुमन भागकर वहां आकर होशियारी से उन्हें बचाकर बाहर निकालती है और कभी अपने पति तो कभी अपनी बॉनी सौतन के हाथ पांव मलने लगती है। मोना, आंखें बंद मत करना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, मुझ पर भरोसा रखो। कुछ घंटों बाद हालात संभलने के बाद आकाश और मोना दोनों अपनी करनी पर पछताते हुए कहते हैं, सुमन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें धोखा दिया और अपनी खुशी के लिए दूसरी शादी कर ली। असली गुनहगार तो मैं हूँ आकाश, मैंने सुमन को मारने के लिए ये सब किया था। पहले मैंने तुमसे तुम्हारा पति छीन लिया और तुम्हारी सौतन बनकर तुम्हारा घर उजाड़ दिया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। नहीं मोना, जाने अनजाने में गलती तो मुझसे भी हुई है। अपने पति को वापस पाने का जो तरीका मुझे सही लग रहा था, उसके लिए मैंने तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाया है। मुझे माफ कर देना और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी आदत पड़ चुकी है। आखिर में सुमन अपनी बॉनी सौतन को अपना लेती है और दोनों एक ही छत के नीचे खुशी खुशी रहने लगती हैं।